नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 72। ये आपके 24th ऑफ जैन 2022 की वर्कशीट रहेगी। इन टुडेज वर्कशीट 1 अनसीन पैसेज हैज़ बीन गिवन टू अस। हमें क्या करना है, इस अनसीन पैसेज को रीड करना है और इस पर बेस्ड कुछ ईजी क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। आज का हमारा अनसीन पैसेज काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, जिसमें बात की गई वॉल्केनिक इरप्शन की, बात की गई माउंट वेसुवियस की। माउंट वेसुवियस वर्ल्ड का एक फेमस वॉल्केनो है और यहाँ पर फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। अब ये एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है कि जो वॉल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है जो रेगुलर इंटरवल के ऊपर फटते रहते हैं। ये रेगुलर इंटरवल 10 ईयर्स हो सकता है, 20 ईयर्स हो सकता है, 30, 40 कितना भी हो सकता है, लेकिन वो फटते रहते हैं उस इंटरवल के बाद। दूसरे होते हैं डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो वो होते हैं जिसको हम कहेंगे कि जो सोए हुए हैं, जो रिसेंट पास्ट में तो उनमें कोई इरप्शन नहीं हुआ है, विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस बने रहते हैं कि वो फ्यूचर में हो सकते हैं, उनको हम डोरमेंट कहेंगे। तीसरे होते हैं डेड वॉल्केनोज। डेड वॉल्केनोज वो होते हैं जिनमें रिसेंट में भी कोई इरप्शन नहीं हुआ, नियर फ्यूचर में या फिर फ्यूचर में होने के चांसेस भी लगभग खत्म होते हैं, यानी कि वो मृत है, खत्म हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर बात की गई माउंट वेसुवियस की और उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है, इन्फॉर्मेशन है, वो शेयर की गई। तो चलिए सबसे पहले इसको हम रीड करते हैं। माउंट वेसुवियस की बात करें, अ वॉल्केनो लोकेटेड बिटवीन द एंशिएंट इटालियन सिटीज है, दो उनके बीच में स्थित है। ओके, कौन सी है? एक तो पोम्पेई है और सेकंड है हरक्यूलेनियम। ओके, उन दोनों शहरों के बीच में है एंड हैज़ रिसीव्ड मच अटेंशन बिकॉज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंट एंड डिस्ट्रक्टिव इरप्शंस। और अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है क्योंकि इसमें लगातार विस्फोट होता रहता है। ओके, और जो विस्फोट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि आसपास का जो एरिया होता है वो अनसेफ होता है। क्योंकि ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, इसमें एक तो पहले से आइडिया नहीं लगा सकते कि कब इरप्शन होगा। दूसरा ये कि जब इरप्शंस होता है तो इतना फास्ट होता है कि आसपास का कई किलोमीटर का एरिया है वो इसके कंट्रोल में होता है और वहाँ से भागने का या निकलने का भी कोई मौका नहीं होता। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज इरप्शंस अकर्ड इन एनो डोमिनी 79, यानी कि सबसे फेमस जो इरप्शन हुआ था, जो डिस्ट्रक्टिव भी था, वो 79 में हुआ था। द वॉल्केनो हैड बीन इनएक्टिव फॉर सेंचुरीज, कि कई वर्षों तक, सेंचुरीज तक ये इनएक्टिव रहा था। एंड देयर वॉज लिटिल वार्निंग ऑफ द कमिंग इरप्शन, और थोड़ी सी हालांकि वार्निंग थी कि हो सकता है इरप्शन हो जाए। ऑल्दो वन अकाउंट अनअर्थ बाय द आर्कोलॉजिस्ट सेज दैट अ हार्ड रेन एंड ए स्ट्रॉन्ग विंड हैड डिस्टर्ब्ड द सेलेशियल काम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग नाइट, कि हालांकि जो आर्कोलॉजिस्ट है उसके अकॉर्डिंग कि जो 79 में जो इरप्शन हुआ था वो इरप्शन हुआ था सेंचुरीज के बाद, यानी कि कई सौ वर्षों के बाद वो इरप्शन हुआ था। लेकिन एक छोटी सी वार्निंग आ गई थी। वार्निंग यानी कि पहले से एक आइडिया तो लग गया था कि इरप्शन हो सकता है, क्योंकि इतने टाइम तक वो डेड रहा था या डोरमेंट रहा था, तो लोगों ने उस वक्त उसको सीरियसली नहीं लिया था। आर्कोलॉजिस्ट है उसके अकॉर्डिंग कि उसका रीज़न ये था कि लंबे टाइम तक वहाँ पर बारिश हुई थी और स्ट्रॉन्ग विंड के कारण वहाँ का जो सिलेशियल काम था जो वो डिस्टर्ब हो गया था। एंड अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द वॉल्केनो पोर्ड ह्यूज रिवर ऑफ मोल्टन रॉक्स डाउन अपॉन द हरक्यूलेनियम, completely burying the city and filling the harbor with the coagulated lava। और सुबह क्या होता है नेक्स्ट मॉर्निंग कि उसमें से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मोल्टेड रॉक है वो निकलती है, एक तरीके से लावा निकलता है, और लावा ने जो हरक्यूलेनियम की सिटी है उसको कंप्लीटली दबा दिया था, यानी कि उसको अंडर कवर कर लिया था। साथ साथ पास में एक हार्बर, एक पोर्ट थी, वो भी पूरी तरीके से उसके चपेट में आ गई थी। Meanwhile, on the other side of the mountain, cinders, stone and ash rain down the Pompeii। जबकि दूसरी साइड की बात करें, जो सिंडर्स यानी कि वो लावा आगे बढ़ते हुए कई प्रकार के इस टाइप की लैंड फॉर्म्स बनाता है, तो उस लैंड फॉर्म्स में से एक सिंडर भी है, यानी कि जब लावा आगे बढ़ता जाता है तो उसकी एक लेयर बिछती जाती है जिससे सिंडर बनते हैं। उसके कारण जो स्टोन थे, क्योंकि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत तेज़ी से होता है, जो स्टोन थे वो उछल करके वहाँ तक पहुँचे थे, या जो एश रेन थी यानी कि राख चारों तरफ फैल गई थी उसके बाद जो बारिश हुई थी, उसके कारण पोम्पेई जो शहर था, आस पास की जो सिटी थी, वो भी डिस्टर्ब हो गई थी। स्पार्क फ्रॉम द बर्निंग एस इग्निटेड द कंबस्टिबल रूफटॉप क्विकली, और आसपास के इलाकों में जो बर्निंग स्पार्क्स थे उसके कारण आग लग जाती है। लार्ज पोर्शंस ऑफ द सिटी वर डिस्ट्रॉयड इन द
कन्फ्लेग्रेशंस, और जो कन्फ्लेग्रेशन था उसके कारण ज़्यादातर जो पार्ट था उस शहर का वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। फायर हाउवर वॉज नॉट द ओनली कोज ऑफ द डिस्ट्रक्शन, हालांकि सिर्फ आग के कारण वो शहर जो पोम्पेई था वो डिस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, बल्कि पॉइजनस सल्फ्रिक जो गैसेस निकली थी सैचुरेटेड इन द एयर, जो एयर में फैल चुकी थी। दीज हैवी गैसेस वर नॉट बॉयंट इन द एटमोसफेयर, यानी कि ये फ्लोट नहीं कर सकती थी, हैवी गैसेस थी तो एटमोसफेयर में वो ज़्यादा टाइम तक फ्लोट नहीं कर सकती थी। एंड देयर फॉर सेंक टुवार्ड्स द अर्थ एंड सफोकेटेड द पीपल, क्योंकि वो हैवी गैसेस थी उसमें मॉइस्चर भी मिला हुआ था तो वो सेंक करती है, नीचे की तरफ आ जाती है, और सफोकेशन के कारण बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। यानी कि जो 79 में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था माउंट वेसुवियस में, उससे 2 शहर थे वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे। उनमें से एक पोम्पेई था और दूसरा था हरक्यूलेनियम। ओके, ओवर द ईयर्स अगर हम बात करें पिछले कुछ वर्षों में, तो उसको लेकर के काफ़ी सारे रिसर्च हुए। एक्सकेवेशंस ऑफ द पोम्पेई एंड हरक्यूलेनियम, यानी कि हरक्यूलेनियम और पोम्पेई जो शहर है उनकी खुदाई हुई है, एंड हैव रिवील्ड ए ग्रेट डील अबाउट द बिहेवियर ऑफ द वॉल्केनोज, और उसको लेकर के काफ़ी सारे रिसर्च हुए हैं कि वॉल्केनिक इरप्शंस कैसे होता है, और जब होता है तो कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, क्या क्या उसके आउटकम्स हो सकते हैं, कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो उसको लेकर के एक डीप स्टडी हुई है। बाय एनालाइजिंग द डेटा मच एज द जूलॉजिस्ट dissects an animal specimen, scientists have concluded that the eruption changed large portions of the area's geography। कि जो डेटा को एनालाइज किया किसने, साइंटिस्ट ने, जैसे कि जूलॉजिस्ट करते हैं ना एनिमल के स्पेसिमेन को एक तरीके से चीड़-फाड़ करके करते हैं। ओके, तो इसी तरीके से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने वो जो खुदाई की गई थी एक्सकेवेशंस के थ्रू जो मटेरियल मिला, उससे वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि वहाँ की जो कंप्लीट ज्योग्राफी है उस इरप्शन के बाद चेंज हो गई है। यानी कि वहाँ की जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो सॉइल फॉर्मेशन है, सब कुछ चेंज हो चुका है। फॉर इंस्टांस इट टर्न द सर्नो रिवर फ्रॉम इट्स कोर्स एंड रेज द लेवल ऑफ द बीच अलॉन्ग द बे ऑफ नेपाल्स। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो वहाँ की रिवर है, सर्नो जो रिवर है, उसके कोर्स को, उसके मार्ग को ही बदल दिया है। इसके साथ साथ जो बीच है बे ऑफ नेपल्स के आसपास उसको ऊपर कर दिया है। मेटेरोलॉजिस्ट कौन से होते हैं, जो मौसम विज्ञानी होते हैं। स्टडिंग these events have also concluded that Vesuvius caused a huge tidal wave that affected the world's climate। इसके साथ साथ जब विसुवियस की अगर बात करें, जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, उससे एक टाइडल वेव है वो क्रिएट हुई थी। अब भी जब विस्फोट होता है, इरप्शन होता है, तो एक टाइडल वेव वो क्रिएट होती है। इससे पूरे वर्ल्ड की जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट होती है। इन एडिशन टू मेकिंग दीज इन्वेस्टिगेशंस, जो आर्कोलॉजिस्ट हैं have been able to study the skeleton of the victims by using the distilled water क्या होता है, जिसको प्योरीफाई किया जाता है, यानी कि वाटर को बॉयल किया जाता है, उसको गैसियस फॉर्म में बदला जाता है, उसके बाद फिर वापस उसको वाटर में बदला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उसमें से सारे केमिकल्स निकल जाएं। तो जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने और एक डीप स्टडी की, जो स्केलेटन्स है विक्टिम्स के उनकी स्टडी की, और इसके लिए क्या किया, डिस्टिल्ड जो वाटर है, प्योरीफाइड जो वाटर है, उसको यूज किया गया वॉश अवे द वॉल्केनिक जो एश है उसको हटाने के लिए, ताकि वो डैमेज ना हो जाए। ओके, बाय स्ट्रेंथनिंग द ब्रिटल बोन्स विद आर्कलिंग पेंट, साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू एग्जामिन द स्केलेटन एंड ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द डाइट एंड हैबिट्स ऑफ द रेजिडेंट्स। कि उन्होंने वहाँ के लोगों की जो डाइट है, जो उनकी हैबिट्स है, उसके ऊपर एक स्टडी की। फाइनली द एक्सकेवेशंस at both Pompeii and Herculaneum have yielded many examples of classical art। कि जहाँ पे जब खुदाई हुई है उन दोनों शहरों की, तो कई सारी चीज़ें और भी निकल के आई, जैसे वहाँ की जो क्लासिकल आर्ट है, सच एज द ज्वेलरी मेड ऑफ द ब्रोंज से बनी ज्वेलरीज है, विच इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर और टिन है, उनको जब मिलाया जाता है तो जब वो ब्रोंज बनता है, तो उससे बनी ज्वेलरीज वहाँ से निकली है। द इरप्शन ऑफ माउंट वेसुवियस एंड इट्स ट्रेजिक कंसिक्वेंसेज have provided everyone with a wealth of data about the effect that volcanoes can have on the surrounding area। साथ साथ हमें क्या चीज़ें मिली कि ये कि जो वॉल्केनिक इरप्शंस है वो कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, कितना ज़्यादा डिजास्ट्रस हो सकता है, वो भी एक इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जब हम डीप स्टडी करते हैं। टुडे जो वॉल्केनोलॉजिस्ट हैं, वॉल्केनोलॉजिस्ट कौन से, जो वॉल्केनो की स्टडी करते हैं, कैन लोकेट एंड प्रेडिक्ट द इरप्शंस। हालांकि वो अब लोकेट कर पाते हैं कि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन है।
वो प्रिडिक्ट भी कर पाते हैं, क्योंकि उससे पहले कुछ चेंजेस आते हैं तो उससे प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि वोल्केनिक इरप्शंस है वो नियर फ्यूचर में होने वाला है। सेविंग लीव्स एंड प्रिवेंटिंग द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द अदर सिटीज एंड कल्चर। तो अब जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू जो वोल्केनोलॉजिस्ट हैं वो लोकेट या प्रिडिक्ट कर पाते हैं इरप्शंस को, जिससे कि जो पहले होता था कि काफ़ी सारे लोग मारे जाते थे, ये जो 2 शहर थे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए थे, इस टाइप का डिस्ट्रक्शंस अब नहीं हो पाता है। तो ये था हमारा आज का पैसेज, अनसीन पैसेज, जिसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट थी लेकिन इन्फॉर्मेटिव था। अब इसी पर बेस्ड रहेंगे कुछ क्वेश्चंस जिनको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरक्यूलेनियम एंड इट्स हार्बर वर बरीड अंडर डेस लावा। जो हरक्यूलेनियम है और उसका जो हार्बर है, पोर्ट है, वो पूरी तरीके से दब गए थे। किसके अंडर में? डेस लावा। लिक्विड लावा था, सॉलिड लावा था, फ्लोइंग लावा था, गैस थी, या आंसर नॉट अवेलेबल। ओके, हमें 5 ऑप्शन दिए गए। तो इसमें जो लावा था, लावा जो होता है हमेशा वो लिक्विड फॉर्मेट में होता है, फ्लो करता है, आगे से आगे बढ़ता है, तो उसको हम प्योर लिक्विड भी नहीं कह सकते। ओके, लिक्विड होने का मतलब तो एक प्योर उसी फॉर्म में आ जाना, तो फ्लोइंग लावा था। ओके, लावा है वो फ्लो करता है धीरे धीरे, उससे अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स मिलते हैं। तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा? सी रहेगा। उसको हम फ्लोइंग लावा बोलेंगे, बहता हुआ जो लावा था, क्योंकि रिवर की बात की ना, तो रिवर में वाटर क्या करता है? फ्लो करता है। तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, द पॉइजनस गैसेस वर नॉट डेज इन द एयर। पॉइजनस गैसेस थी, वर नॉट इन द एयर। तो इसमें ऑप्शन देंगे, एबल टू फ्लोट इन द एयर, नॉट एबल टू फ्लोट इन द एयर। सेकेंड है नॉट विजिबल इन द एयर, नॉट एबल टू एवोपरेट इन द एयर, नॉट इनविजिबल इन द एयर, या फिर एबल टू कंडेंस इन द एयर। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो ए हो जाएगा, नॉट एबल टू फ्लोट इन द एयर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थी और मॉइस्चर के कारण उसमें वो फ्लोट नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो नीचे की तरफ आ जाती है और सफोकेशन के कारण भी काफ़ी सारे लोग हैं वो मारे जाते हैं। तो फर्स्ट में आपका सी रहेगा और सेकंड में आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, साइंटिस्ट एनालाइज द डेटा अबाउट द विसुवियस इन द सेम वे दैट ए जूलॉजिस्ट डेज स्पेसिमेन। कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने डेटा को इस तरीके से एनालाइज किया जैसे कि जो जूलॉजिस्ट है वो एनालाइज करते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल अ स्पेसिमेन, स्टडीज बाय कटिंग अपार्ट, और फोटोग्राफ्स, चार्ट, आंसर नॉट अवेलेबल। तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, स्टडीज बाय कटिंग अपार्ट। कि जो जूलॉजिस्ट होते हैं, जैसे जो डेड बॉडीज होती है उसको क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट कट करते हैं और उसके बाद उसको स्टडी करते हैं। तो उसी सेम वे में हमारे साइंटिस्ट ने स्टडी की थी। यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टडीज बाय कटिंग अपार्ट। ओके, तो ये आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, डेज हैव कंक्लूडेड दैट द वॉल्केनिक इरप्शंस कॉज्ड ए टाइडल वेव। कि इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि वॉल्केनिक इरप्शन जब हुआ था तो उससे टाइडल वेव थी वो क्रिएट हुई थी। ओके, तो इसमें दिया गया ऑप्शन हमें, साइंटिस्ट हु स्टडी ओशन, जो ओशन की स्टडी करते हैं उन्होंने ये बताया। सेकंड, साइंटिस्ट हु स्टडी एटमॉस्फेरिक कंडीशन की जो स्टडी करते हैं उन्होंने ये कंक्लूजन दिया। थर्ड है साइंटिस्ट हु स्टडी एश, जो एश की स्टडी करते हैं, राख की, उन्होंने ये बताया। फोर्थ ऑप्शन है साइंटिस्ट हु स्टडी एनिमल बिहेवियर की जो स्टडी करते हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी। और ए दिया गया आंसर नॉट अवेलेबल इन आर्टिकल में, इसका आंसर नहीं है। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बी, साइंटिस्ट हु स्टडी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जिसको हम मौसम विज्ञानी बोलते हैं। ओके, मेट्रोलॉजिस्ट जो बोलते हैं, उन्होंने ये कंक्लूजन दिया था। तो इसमें बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, साइंटिस्ट हैव यूज्ड डेज वाटर टू वॉश अवे वॉल्केनिक एश फ्रॉम द स्केल्टन ऑफ द विक्टिम्स। कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किस वाटर का यूज़ किया था स्केल्टन से एश को अलग करने के लिए, राख को अलग करने के लिए। ओके, फर्स्ट है बॉटल वाटर को, सेकंड ऑप्शन है वॉल्केनिक वाटर को, थर्ड ऑप्शन है प्योरीफाइड वाटर को, फोर्थ ऑप्शन है जो हमारा सी वाटर को, और ई ऑप्शन दिया गया फाउंटेन को। ओके, तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सी, प्योरीफाइड जो वाटर है उसको यूज़ किया गया ताकि उसमें प्योरीफाइड वाटर मतलब उसको प्योरीफाई किया गया था ताकि उसमें केमिकल्स ना रहे, तो उससे एश को साफ़ किया गया था और उसके बाद जो स्केल्टन है उनकी स्टडी की गई थी। ओके, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से आप आंसर्स को टैली कर लीजिए, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा
उसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। ओके, जो सेकंड आपका क्वेश्चन है उसमें आपका करेक्ट आंसर ए रहेगा। जो थर्ड आपका क्वेश्चन है उसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। फोर्थ और फिफ्थ को भी देख लेते हैं। फोर्थ जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा। क्लियर, बी रहेगा, साइंटिस्ट हु स्टडी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, प्योरीफाइड। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।